गुड इवनिंग बच्चों। आज का जो क्लास है बेटा हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेक्टर यूनिट डायमेंशन का। हम लोग का क्लास खत्म हो गया। 11th क्लास के लिए बेटा ये शुरू होने वाला है वेक्टर क्लास 1। ठीक है। सो वेक्टर जो चैप्टर है बेटा यहाँ पर ओरिजिनल इसको बोला जाता है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर ओरिजिनल का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है बेटा? स्केलर एंड वेक्टर। अच्छा, तो बेटा स्केलर एंड वेक्टर जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा, इस चैप्टर को क्यों पढ़ेंगे बेटा? ठीक है, इसका वेक्टर का एक चैप्टर तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा बेटा जब तुम लोग +2 का एग्जाम दोगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का मैथ में एक चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर। ठीक है, तो अगर इसको आराम से यहाँ पर जो 11th क्लास का जो वेक्टर है इसको आराम से पढ़ लोगे तो तुम लोगों को 12th क्लास में तुम लोग को जो वेक्टर का चैप्टर होगा तो उसको पढ़ने में बहुत इजी रहेगा बेटा। तो यहां पर तुमको बोलने वाले कि वेक्टर जो पढ़ने वाले ये बेटा बोलते हैं इसको, हम लोग का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके हिसाब से बोलते हैं बेटा ये प्लेन इसको बोलते हैं। ठीक है, मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में मोशन इन ए प्लेन। मतलब वेक्टर को क्या किया गया बेटा? इसको डिफरेंट कंडीशन में तोड़ा गया है। ठीक है, मतलब वेक्टर को एक जगह पर नहीं है तुम लोग का, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इस चैप्टर को एक ही जगह पर स्टडी करेंगे। और किस टाइप का स्टडी करेंगे बेटा आज तुम लोग को पता चल जाएगा। अच्छा, यहां तक अभी शुरू करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्लास, मतलब इसका क्लास। तो आगे देखो क्या होगा। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे बेटा स्केलर वेक्टर क्या होता है देखो। ठीक है, तो बेटा स्केलर एंड वेक्टर। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पिछले क्लास में हम लोग यूनिट डायमेंशन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसका शुरुआत कंडीशन में जो था ना बेटा वो था क्या? वो था बेटा क्वांटिटी। तो उसी टाइप का यहां पर जो पढ़ने वाले बेटा क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहां पर एक होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी और एक होता है बेटा वेक्टर क्वांटिटी। एक को बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी और बेटा दूसरा होता है ना वेक्टर क्वांटिटी। ये समझ में आ गया सबको? पहले होता है बेटा स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा हम लोग अभी स्टडी करेंगे स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी इसको क्या होता है बेटा? डज नॉट हैव डायरेक्शन। ठीक है, सॉरी, बट डज नॉट हैव डायरेक्शन, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, लेकिन इसका क्या बेटा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं है लेकिन बेटा इसका मैग्नीट्यूड है। अच्छा, उसी टाइप का वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है बेटा? ना वेक्टर क्वांटिटी का मतलब डायरेक्शन है, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, तो बोथ डायरेक्शन है एंड मैग्नीट्यूड है, तब जाके इसको क्या बोलते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटी मतलब डज नॉट हैव डायरेक्शन, डज नॉट हैव बट हैव मैग्नीट्यूड। इसमें क्या है? डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बोथ आर प्रेजेंट, तब इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ठीक है बेटा, तो यहां तक हम लोग पता चला कि इसका क्या ना डायरेक्शन तो नहीं होता है लेकिन मैग्नीट्यूड होता है स्केलर का। इसका डायरेक्शन भी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। नेक्स्ट बेटा क्या बोल रहा है बेटा यहां पर कि कौन सा क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं बेटा। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होता है बेटा मास, दूसरा होता है लेंथ, टाइम। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, मास का कोई डायरेक्शन है कि नहीं बेटा? अच्छा बेटा, ठीक बोलते हैं हम, मेरा जो वेट है ना, वजन है, वो बेटा 60 केजी की 61 केजी है। ठीक है, 61 केजी। तो हम तुमको बोलेंगे बेटा मेरा जो वेट है 61 केजी है, लेकिन उसका 25% लेफ्ट का डायरेक्शन में, 26% साउथ का डायरेक्शन में, 28% ऊपर का डायरेक्शन में है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई भी डायरेक्शन दिखेंगे, मेरा साइड में इधर लेफ्ट मतलब साउथ का डायरेक्शन में मेरा 25 किलो है और नॉर्थ का डायरेक्शन में बेटा 30 किलो है, और 5 किलो कहां पर है बाद में देखेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब कोई डायरेक्शन देते हैं क्या? नहीं देते हैं बेटा। उसी टाइप का लेंथ, मैं कोई भी आदमी 6 मीटर हाइट है, 6 फीट लंबा है, ठीक है, तो लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है बेटा। लेकिन डायरेक्शन है किसका? अभी दिखाते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो एग्जांपल हो गया वेक्टर क्वांटिटी का बेटा फोर्स, दूसरा एग्जांपल हो गया बेटा वेलोसिटी, तीसरा एग्जांपल हो गया बेटा एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सब होता है बेटा
फोर्स मतलब वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो तुम लोग को पूछा है कि सर वेलोसिटी और फोर्स और एक्सीलरेशन को क्यों वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज है बेटा फोर्स, ठीक है। तो अगर कोई भी आदमी को हमको मारना है, ठीक है, उसका मुंह सोचो कि उसका मुंह यहां पर है, ओरिजिनली बेटा नहीं करना ये सब, ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे, नहीं तो किसको जाके मार देना लगे, ये सर बोले थे मारने के लिए बेटा, उस टाइप का नहीं है। देखो किसका मुंह है, तो अगर उसका मुंह इधर है और हम उसका नाक को टारगेट करके मार रहे तो इसका मतलब डायरेक्शन कहां है, डायरेक्शन है उसका मुंह जहां पर है, एक ही डायरेक्शन में। अगर हम उसका मुंह इधर है और मारेंगे इधर तो क्या होगा, वो पीछे से मारेगा और भागेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब ये बोल रहे हैं बेटा कि फोर्स के लिए एक डायरेक्शन चाहिए, कहां फोर्स लगाएंगे हम लोग। दूसरा बेटा वेलोसिटी है। अभी वेलोसिटी मतलब क्या है, तो वेलोसिटी मतलब गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, ठीक है। तो कौन से बढ़ रहा है कि घट रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो बढ़ रहा है वेलोसिटी, तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर से उधर जा रहा है। तो जो वेलोसिटी है एक डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अच्छा उसी टाइप का एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब तुम लोग को पता चल जाएगा उसका मीनिंग क्या होता है, टू एक्सीलरेट, गाड़ी का वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सीलरेशन देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसी टाइप का ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये दोनों के बीच में रिलेशन है, तीनों का बीच में रिलेशन है बेटा, बाद में देखेंगे उस सब चीज। तो हम लोग को पता चल गया वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा और स्केलर क्वांटिटी क्या है। अच्छा ठीक है, अभी देखो, अभी मेरा बोल रहे तुम लोग को देखो, तो हम लोग को स्केलर क्वांटिटी का बेटा कोई जरूरत नहीं है, इसको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम लोग को पढ़ना क्या है, वेक्टर पढ़ना है, ठीक है। तो इंपोर्टेंट है बेटा, क्लास 1 चल रहा है इसका, वेक्टर पढ़ना है। तो वेक्टर में क्या सीखेंगे, वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर होता क्या चीज है बोले ना, डायरेक्शन होगा कोई भी चीज का और मैग्नीट्यूड होगा तो उसको वेक्टर बोलेंगे। अच्छा रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर कितना है वो टाइप को देखो, ठीक है। तो पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। जैसे हम एक काम करते हैं बेटा, एक पॉइंट ए लेते हैं बेटा, दूसरा पॉइंट बी लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं बेटा, ए एंड बी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं और यहां पर एक डायरेक्शन का सिंबल दे रहे हैं, तीर मार दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन का सिंबल दिया, इसका मीनिंग हुआ ए बी का ऊपर। इसका मतलब क्या ना, हम ए से बी को मूव कर रहे हैं, मतलब एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कहां से कहां जा रहे हैं ना, ए से बी। तो इसके लिए हम लोग ए बी के ऊपर ये तीर लगा दिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। उसी टाइप का देखा सो बेटा, अगर हम लोग वही ए वही बी, लेकिन सोचो कि हम लोग बी से ए आ रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग बोलोगे बेटा अपोजिट डायरेक्शन में तीर है, तो हम लोग ए बी के ऊपर इस टाइप का लगा देंगे। दिस इज कैन नॉट बी रिटर्न एज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमेशा याद रखना है कि जो डायरेक्शन ऑफ द जो एरो है ना, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा ना, हम लोग बी से ए जा रहे हैं तो पहले बी जा कर रहे हैं, ए डायरेक्शन किधर हुआ, बी टू में। यहां तक बेटा समझ में आ गया सबको, हाँ वेरी गुड। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बेटा, जहां पर दिक्कत हो रहा है कमेंट कर लिया करो, हाँ समझ में आ गया, वेरी गुड, इतना जल्दी समझ में आ गया तुम लोग। देखो बेटा नेक्स्ट, तो यहां पर क्या हो बेटा कि हम लोग डायरेक्शन को लिखना सीखा। अगर यहां पर कोई डायरेक्शन का सिंबल नहीं होता, ठीक है, ए टू बी, तो बेटा ये तो डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। और ये कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बताएंगे बेटा नेक्स्ट चैप्टर में, हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे तो वहां पर पता चलेगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या होता है। तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। इसको हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बेटा। अच्छा उसके बाद बोला टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आर देयर, कितना टाइप ऑफ वेक्टर है यहाँ। तो यहां पर लिख लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है, कितना टाइप का वेक्टर है। तो बेटा हमें समझाते हैं तुम लोग को। लेट अस, तुम एंड तुम्हारे दोस्त, बहुत अच्छा दोस्त हो तुम दोनों, दोनों का मुंडी एक ही डायरेक्शन में, दोनों का पैर एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों का बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री हुआ। तो इसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं बेटा, नहीं इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, ठीक है। अगर दोनों दो वेक्टर के बीच में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बीच में एंगल अगर 0 डिग्री है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, पैरेलल वेक्टर। तो दोस्त के साथ तो झगड़ा कभी भी हो सकता है। अगर कोई बात को लेकर सोचो, कोई मतलब खाने को लेकर, कोई दूसरा चीज नहीं, कोई खाना वाना उस टाइप का चीज को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत, इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये बोला कि तू मेरा मुंह मत देखना और हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का बीच में जो एंगल था ना, वो एंगल चेंज हो गया
वो ये कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको भी आप बोलते हैं बेटा ना एंटी पैरेलल वेक्टर। समझ में आ गया? ये हो गया पैरेलल वेक्टर, ये हो गया एंटी पैरेलल। अगर बीच में एंगल 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा ये बोला कि तू मेरा घर आया हुआ है और मुझे ही गुस्सा दिखा, तुमको रात को सोते सोते खटिया से नीचे उतार देंगे। किस टाइप का? अभी ये इस टाइप का सोया हुआ था और ये बोला कि हम इस टाइप का रहते हैं, एक लात मारेंगे एकदम नीचे। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो इसको बोलेंगे बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर व्हेन द एंगल बिटवीन देम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा बोलना है, बचपन में हम लोग बहुत खेले हुए, ठीक है, तुम लोग भी खेले होंगे। आजकल तो पबजी का जमाना है, थोड़ा हम लोग जैसे खेल तो नहीं खेल रहे तुम लोग, हम लोग के टाइम में बहुत खेला जाता था, ठीक है। मोबाइल फोन इतना नहीं था उस टाइम में, ठीक है। तो उस टाइम में बेटा ये जो था, ठीक है, तो हम लोग कैसे खेलते थे, एक आदमी, उसके पीछे दूसरा आदमी, उसके पीछे तीसरा आदमी, मतलब बच्चा है, आदमी नहीं, आदमी तो बड़ा हो गया। तो ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, चारों के चारों वेक्टर का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, तो इसको बोलते थे बेटा कोलिनियर वेक्टर। ठीक है। तो इसको बोलेंगे बेटा कोलिनियर। अगर एक ही डायरेक्शन के ऊपर है तो इसको बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। उसके बाद देखो नेक्स्ट बेटा, अगर और एक दूसरा टाइप का खेल होता था, मस्ती वाला खेल, ठीक है। अपना अपना पैर को हम लोग जोड़ लेते थे इस टाइप का, ठीक है। जोड़ने के बाद हाथ को पकड़ा रहता था कोई आदमी, ठीक है, और घूमते रहते थे। मतलब सोचो कि अगर एक लाइन में बहुत सारा वेक्टर है तो कोलिनियर, और बहुत सारा वेक्टर अगर एक पॉइंट से निकलता हो ना तो उसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। अगर हर किसी वेक्टर का वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलता है ना, उसको बोलते हैं बेटा को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, दूसरा क्या बेटा, शादी में गए होगे भी, शादी का माहौल होगा, तो वहां पर क्या होता है ना, सोने का कोई आता पता नहीं होता है, कैसे कौन सोता है कोई दिक्कत नहीं, रात को सोने का टेंशन, एक का मुंडी इधर, एक का पैर इधर, एक का पैर इधर, उसका मुंडी इधर, मुंडी कहाँ, पेट कहाँ, पैर कहाँ, कोई पता नहीं। ठीक है। मतलब अगर एक ही प्लेन है, प्लेन मतलब समझ में आ गया, प्लेन का मतलब होता है बेटा ये जो देख रहे हो ना ये वाला, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। तो एक्स एंड वाई दो एक्सिस को मिला के एक प्लेन होता है। जैसे तुम लोग नीचे सोते हो तो नीचे सोने से बेटा क्या होता है ना, ठीक है, ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, तो तुम लोग यहां पर सोए हुए हो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्स जेड प्लेन। तो अगर तुम लोग एक प्लेन में बहुत सारा वेक्टर रहता है ना, एक प्लेन के अंदर अगर बहुत सारा वेक्टर रहता है तो उसको बोलते थे कोप्लानर वेक्टर, एक प्लेन में। समझ में आ रही है? नेक्स्ट बेटा क्या आया, उसके बाद आया बेटा एक नल वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर। तो यहां तक समझ में आ गया। तो कितना टाइप का वेक्टर है, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कोलिनियर है, को इनिशियल है, को प्लानर है एंड नल वेक्टर है। तो टोटल इतना टाइप का वेक्टर तुम लोगों के सामने यहां पर दिखाई दिया। यहां पर तुम लोग के सामने एक क्वेश्चन उठेगा कि ये जो कोलिनियर वेक्टर है ना बेटा, इसके बीच में एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है, और पैरेलल का भी एंगल 0 डिग्री होता है। तो तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे कि सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पैरेलल वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? इसका मतलब यह है बेटा कि हर कोलिनियर वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर बट एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट ए कोलिनियर वेक्टर। समझ में आ रही है? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होगा, एक लाइन में होगा, एंगल तो 0 डिग्री होगा, पैरेलल है ना। लेकिन इसमें क्या होगा ना, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में एक डिस्टेंस होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर डिस्टेंस 0 है। तो इसको अगर डेफिनेशन लिखोगे इसका, कि डेफिनेशन नहीं, इसको अगर समझने के लिए लिखोगे बेटा कि एवरी पैरेलल वेक्टर, एवरी कोलिनियर वेक्टर इज अ पैरेलल वेक्टर बट एवरी पैरेलल वेक्टर इज नॉट ए कोलिनियर वेक्टर। हर एक कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है, लेकिन हर एक पैरेलल वेक्टर कोलिनियर वेक्टर नहीं होता है। आ रहा है बेटा समझ में? कह ला बुझी परवाह कि नहीं परवाह? हाँ,
ठीक अच्छे बेटा बुझी नहीं पार बोले कमेंट करे मत पचरा हुआ नो हाँ अच्छा देखो नेक्स्ट ओहो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गया बेटा यहाँ पर इतना गर्मी कैसे सहेंगे गाना निकला था ना हाय गर्मी तो गर्मी भी वो लोग को ठंडा दिन में बनाए थे वो वाला गाना ठीक है हाय गर्मी लेकिन अभी तो गर्मी के टाइम अभी बना के दिखाओ हाय गर्मी ठीक है हाई ठंडा बोलेंगे उस टाइम में ऐसे चला गया अच्छा बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो ठीक है वो बोला नेक्स्ट क्या बोला बेटा वेक्टर को यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ वेक्टर समझ में आ गया अभी बेटा पढ़ते हैं बेटा 2 डायमेंशन है 2D एंड 3D थोड़ा थोड़ा नॉलेज देते इसके ऊपर 2 डायमेंशन क्या होता है 3 डायमेंशन आज से तो बहुत सुने हुए ठीक है 3D मूवी देखने के लिए चला गया था हम तो अभी तक नहीं देखे 3D मूवी क्या होता है हम तो मोबाइल में ही देखते रहते हैं कि दूसरा कहीं पर मिल जाता तो देख लेते एक बार मोबाइल भी पहले नहीं था मेरे पास देखने के लिए आजकल मिल गया देखने के लिए ठीक है अच्छा तो आप उसी के बाद तो तुम लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं ठीक है आप पहले जो वीडियो बना रहे थे तो इतना जो 1 साल पुराना है वो वाला मोबाइल दोस्तों का मोबाइल मांग के वीडियो बनाते थे उस टाइम क्या है भाई एक टाइम का बात होता है ठीक है ना आप लोग जैसे इतना अमीर हम नहीं है पैसा कम है देखो ठीक है तो इसका 2D 3D क्या होता है 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन ठीक है बेटा 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन मतलब अगर तुम लोग अपना एक फोटो खींचते हो ठीक है तो वो फोटो का पीछे तुम लोग नहीं देख सकते तो जो चीज में तुम लोग पीछे का चीज नहीं देख सकते मतलब सामने ही देखते हो उसमें और मैक्सिमम 180 डिग्री रहता है 180 डिग्री ही देख सकते हो उसको बोलते हैं 2D बोलते हैं 2 डायमेंशन तो वो प्लेन में होता है जैसे तुम लोग का फोटो यहां पर चिपका दिया हाय फोटो ये हो गया फोटो ठीक है ये एक फोटो है तुम्हारा किसी का भी है तुम्हारा नहीं तो तुम्हारा दोस्त का भी हो सकता है किसी का भी फोटो है ये फोटो है तो ये जो फोटो है ना तुम लोग सामने से ही देख सकते हो ये फोटो तुम लोग सामने से ही देख सकते हो पीछे से नहीं देख सकते तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री ठीक है लेकिन अभी हम तुम लोग के सामने पढ़ा रहे हैं सोचो तो हम जो है ना वो 3 डायमेंशन में है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन का मतलब समझ में आ गया ग्राफिकली कैसे समझाएंगे तेरे तो ग्राफिकली समझाने के लिए बेटा कि सोचो ये बेटा एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है ठीक है तो बेटा इस एक्स वाई जेड में यहां पर 3 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है मतलब क्या है 2 डायमेंशन मतलब 2 डायरेक्शन 3 डायमेंशन मतलब 3 डायरेक्शन डायमेंशन मतलब डायरेक्शन ठीक है दूसरा बाद में बताएंगे और क्या है उसका मतलब बाद में सीखेंगे लेकिन ये बात यहां तक तुमको समझना है डायरेक्शन का मतलब डायमेंशन का मतलब डायरेक्शन तो सोचो ये y एंड z मतलब इसको y एंड z लेते हैं तो ये एक प्लेन है तो हर एक प्लेन ये xy प्लेन है ठीक है तो इसको बेटा 2D बोलते हैं 2 डायमेंशन बोलते हैं एक प्लेन हमेशा 2 डायमेंशन होता है क्योंकि तुम्हारा फोटो एक प्लेन के ऊपर होता है ठीक है लेकिन तुम प्लेन के ऊपर नहीं होते तुम लोग तो खड़े हो खड़ा हो ना यहाँ पर अगर तुम लोग खड़ा हो एक जगह पर तो प्लेन में कैसे आ गया बेटा तुम इधर भी जा सकते हो तुम उधर भी जा सकते हो तुम किधर भी जा सकते हो ऐसे तो साइड बन गया बेटा अच्छा तो देखो तो यहां पर ये नीचे आ गया बेटा तो ये पहले था एक्स वाई प्लेन तो अभी ये जो था ना ये बेटा वाई जेड प्लेन ठीक है और तीसरा जो यहां पर बना लेते हैं ये हो गया बेटा एक्स जेड प्लेन समझ में आ रही तो बेटा यहां पर ये भी 2 डायमेंशन है ये भी 2 डायमेंशन है ये भी 2 डायमेंशन ये तीनों का तीनों 2 डायमेंशन है ठीक है आराम से समझना लेकिन यहां पर एक आदमी यहां पर खड़ा है ठीक है आदमी खड़ा है तो खड़ा तो है एक्स वाई जेड के प्लेन ऊपर समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं ये खड़ा है कहां पर एक्स जेड प्लेन के ऊपर लेकिन अगर तुम लोग देखोगे और तुम लोग यहां से फोटो मतलब क्या बोलते हैं यहां से एक लाइट टॉर्च जलाओ और मारो तो उसका एक इमेज बनेगा इस प्लेन के ऊपर एक इमेज बनेगा समझ में आ रही कि नहीं उसको प्रोजेक्शन बोलते हैं बेटा मतलब ये खड़ा है कौन सा प्लेन के ऊपर एक्स जेड और इसका इमेज कहां बन सकता है इधर बन सकता है और अगर तुम लोग यहां से टॉर्च मारते हो तो उसका प्रोजेक्शन मतलब इसका जो इमेज यहां बन सकता है तो उस कंडीशन में बेटा इसका 2 इमेज बन सकता है इधर नहीं तो इधर और ये खड़ा है इधर तो तीनों प्लेन में से किसी भी प्लेन में तुम लोग रख सकते हो तो इसको क्या बोलते हैं बेटा 3 डायमेंशन मतलब तीनों प्लेन एक ही टाइम में आ रहा है समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा तो 3 डायमेंशन का मतलब क्या है ना इसको तीनों प्लेन में रख सकते हो 3 जगह पर ये कोई प्लेन के ऊपर नहीं रहता है ये प्लेन के ऊपर उसका इमेज बनाया जा सकता है मतलब सोचो
यहां पर हम एक काम करते हैं, ठीक है, एक 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 बॉल लेते हैं, ठीक है, एक बॉल को यहां से टॉर्च मारते हैं तो इसका एक इमेज इधर बनेगा, इधर टॉर्च मारेंगे तो इमेज इधर बनेगा, इधर टॉर्च मारेंगे तो इमेज इधर बनेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब इस बॉल का इमेज 3 प्लेन पे बन सकता है। लेकिन अगर तुम्हारा फोटो यहां पर चिपका दिया, तुम्हारा फोटो उठा लिया, ठीक है, फोटो खींच के, तो खींच मेरा फोटो, तो खींच मेरा फोटो, फोटो खींच के यहां पर हम लोग लगा दिए फोटो, तो जो फोटो लगाए और यहां से टॉर्च मारे तो इसका इमेज नहीं बनेगा बेटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ये जो कंडीशन है ना, ये फोटो सिर्फ एक ही प्लेन में, तो वो 2D होता है, ठीक है। लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो 3D होता है, क्योंकि उसका 3 डायरेक्शन में, तीनों जगह पर उसका प्रोजेक्शन, उसका इमेज बनाया जा सकता है, तो उसको बेटा 3D बोलते हैं। अच्छा, अब ये 2D 3D का पार्ट क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, उसका क्या दिक्कत है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है ना बबुआ तो बोल दिया करो, ठीक है। अरे दिक्कत कहाँ है बेटा, देखो दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत समझने में आता है, ठीक है, और हम कोशिश कर लेंगे तुम लोगों को समझा दे, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, कोई भी आदमी को हम यहां पर खड़ा कर लेते हैं, यहां पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी कहाँ खड़ा करें, वो एक पॉइंट वा ले लेते हैं, ठीक है। मतलब सोचो यहां पर एक्स वाई प्लेन के लिए पॉइंट एक्स वाई होगा, वाईजेड के लिए एक्सजेड के लिए एक्सजेड होगा, और वाईजेड के लिए वाईजेड होगा, और तीनों के लिए एक्स वाई जेड होगा। तो हम एक 3 डायमेंशन पॉइंट लेते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब एक चिड़िया उड़ रहा है, चिड़िया उड़ रहा है, तो चिड़िया जब उड़ेगा तो कोई भी जगह पर उड़ सकता है, मतलब यहां से वहां डायरेक्टली जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो चिड़िया होता है ना, वो चिड़िया उड़ता है ना, वो 3 डायमेंशन होता है। जैसे हम चल रहे हैं ना, वो 3 डायमेंशन है बेटा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसी टाइप का इसका जो प्लेन है बेटा, लेटर x1 है, y1 है एंड z1 है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पॉइंट का यहां पर फोटो, मतलब यहां पर एक टॉर्च जलाते हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा चीज तुमको बता रहे हैं, हमको भी शायद लग रहा है अच्छा बता रहे हैं। अगर दिक्कत होगा तो बोल देना कि सर आपको ये वाला पार्ट हम लोग को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो क्या किए बेटा, तुम लोग यहां से एक फोटो, उसका मतलब फोटो खींच रहे हो, लाइट मार रहे हो, ठीक है। तो इकरा का ना एक इमेजवा बनवो करेगा यहां पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका एक इमेज बनेगा इधर, ठीक है। वेरी गुड, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इस पॉइंट से वाईजेड प्लेन के ऊपर जब इसका इमेज बना, तो इसको हम लोग डॉट डॉट यहां से मारते हैं। क्या मारेंगे बेटा, यहां से टॉर्च मार लेते हैं, जो जहां पर मिला यहां पर मिला, ठीक है। 3D में दिख रहे हो ना, तो बेटा ये जो हाइट होता है ना, y का होता है, ठीक है, ये y1 का। तो ये भी जो हाइट होगा बेटा y1 का ही होगा। समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये पॉइंट का हाइट मतलब 3 प्लेन में दिखाते हैं किस टाइप का बिलोंग करता है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, एक लाइन इधर ले लेते हैं, मतलब यहां से टॉर्च मारे जो भी है। तो ये जो है ना, ये बेटा डॉट 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 इधर एक ले लेते हैं पॉइंट यहां पर, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये बेटा x के साथ पैरेलल है, तो ये हो गया x1, तो ये भी बनेगा बेटा x1। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? उसी टाइप का बेटा ये बनेगा बेटा z1, ठीक है। अगर ये x1 है, ये z1 है, ये y1 है, मतलब ये जो पॉइंट है ना, अगर ये सेंटर से इसको टच कर लेते हैं, ठीक है, ये सेंटर से टच कर लेते हैं, तो ये हो गया बेटा एक 3D पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो बेटा तुम लोग बताओ बेटा, अभी तुम लोग 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये और ये x1 है, ये z1 है, तो ये भी तो x1 होगा और ये भी z1 होगा, और ये इसका हाइपोटेनियस होगा कि नहीं बेटा? अगर बेटा इसको हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बोल रहे हैं, ठीक है, इसको सीधा करके लेके तो इस टाइप का होगा, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मतलब ये सोचो x है और ये सोचो कि z है, तो y किधर है? ऊपर, ठीक है। तो ये x1 है, ठीक है, ये z1 है, ठीक है। तो अभी ये हाइपोटेनियस हुआ कि नहीं? तो उसी टाइप का ये हाइपोटेनियस होगा, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर। क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा, x1 स्क्वायर एंड z1 स्क्वायर का रूट ओवर हो गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद बेटा ये तो y1 है, तो देखो यहां से ये सेंटर से यहां का जो डिस्टेंस है ना, इस सेंटर से यहां का जो डिस्टेंस है ये x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, और ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री है बेटा। मतलब कैसे बेटा? मतलब क्या है कि अगर समझाएंगे तुम लोगों को, तो देखो यहां पर ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन के ऊपर ये पॉइंट है और ये y1 है, ठीक है।
और ये सेंटर से इस y1 को टच किया गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो ये जो दिख रहा है ना तुम लोगों को, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है, क्या है बेटा, अगर ये 90 डिग्री है तो बेटा ये y1 है, ये दिस है, ये हाइपोटेनियस होगा। तो ये हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना होगा, दिस वन इक्वल टू इसका स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का रूट ओवर का होल स्क्वायर प्लस y1 नहीं बेटा सॉरी z1 था, z1 का स्क्वायर का रूट ओवर प्लस ये था y1 स्क्वायर का होल रूट ओवर। मतलब क्या है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर इसका हाइपोटेनियस बन गया। तो यहां से हम लोग को मिला ये जो डिस्टेंस था ना h इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर रूट ओवर हट गया स्क्वायर है प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। ये पहले z1 था, हम लोग इधर y1 ले लिए। तो ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकला x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर, और इसको बेटा मैग्नीट्यूड, सोचो कि हम लोग इसको a वेक्टर बोलते हैं इस पॉइंट से पॉइंट को, ठीक है। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, मतलब यहां से यहां का जो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, ठीक है, नंबर में 5, 10, 12, 13। तो इसको हम लोग ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो यहां तक हो गया बेटा तुम लोगों का 2D एंड 3D का पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहां पर देख लो, ठीक है, ये अगर तुम्हारा ये हो गया, इसको कॉपी कर रखो, ठीक है। ये तुम्हारा x एक्सिस हुआ, ये y एक्सिस हुआ, ये z एक्सिस हुआ, ठीक है। इसको तुम लोग बना सकते हो x y z, ठीक है, उसी के हिसाब से लेना। अच्छा बेटा देखो नेक्स्ट सॉल्व नाउ। अभी इसमें पढ़ना क्या है बेटा, नहीं अभी इसमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। पढ़ना क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या बेटा, तो लिख लेते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा बंदा है बेटा, यहां पर इसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल रहा है बेटा कि अगर ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है और ये मेरा z एक्सिस है, ठीक है, और यहां पर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं x1 y1 z1, ठीक है, और इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं बेटा और मेंशन करते हैं दिस इज r1 वेक्टर, कोई दिक्कत। और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा x2 y2 एंड z2, ठीक है, और इसको ज्वाइन कर लेते हैं बेटा r2 वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो जो x1 पॉइंट से y1, जो x1 ये x1 y1 z1 ये p1 पॉइंट है, ये p2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये p1 पॉइंट से p2 पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉडुलस, ठीक है। तो ये जो बेटा निकलना वाला क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मॉडुलस। तो बोल क्या रहे बेटा, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको बेटा आई बोलते हैं, इसको बेटा जे बोलते हैं और इसको बेटा के बोलते हैं। मतलब ये एक्स एक्सिस के लिए, ये वाई एक्सिस के लिए, ये जेड एक्सिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर moves from a point p1 to the move to another point p2, then the displacement moved by the vector is called displacement vector। और हम लोग को ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलना है, ठीक है। तो ये कितना निकलेगा बेटा, ये निकलेगा बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है बेटा x2 माइनस x1, मतलब यहां पर लिखना है बेटा r2 माइनस r1 वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो दिस वन इज द मैग्नीट्यूड। ये कौन सा फॉर्मेट में बोले बेटा, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 का, ठीक है। मतलब क्या बोला, मतलब वो बेटा इसके थोड़ी देर पहले हमने निकाले थे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है।
उस पॉइंट में क्या था बेटा, पॉइंट एक ही था, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट है, तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये आया कहां से बेटा, इसका एक ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन मेथड है बेटा, मैथमेटिकली, तो हम उसको बता देते तुम लोग को, तब तुम लोग को समझ में आ जाए कि ये वाला फॉर्मूला कहां से आया, कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये फॉर्मूला है बेटा, वो कहां से निकालते हैं देख लो यहाँ, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए बेटा हम लोग एक काम करते हैं यहां पर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए सोचो ये मेरा y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस है। तो हम लोग पहले एक पॉइंट x1 y1 लेते हैं बेटा, और दूसरा पॉइंट बेटा x2 y2 ले लेते हैं। कोई दिक्कत आ रहा है कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है तो हाँ बेटा, हम लोग दो पॉइंट लेते हैं, ठीक है। वो दो पॉइंट को लेकर समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। पॉइंट लेना है, ठीक है, अपने हिसाब से कहीं पर भी ले सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हम तो इसको हम लोग एक लाइन ले लेते हैं बेटा, अगर ये x1 है तो ये बेटा x1 है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, यहां पर एक लाइन लेते हैं, तो ये कितना होगा x2, वेरी गुड, समझ में आ गया यहां तक। उसके बाद बोला ये वाला पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये कितना है बेटा, वेरी गुड, ये हो गया y1। उसी तरह का ये वाला लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो गया y2, मतलब ये y2 है ना, वेरी गुड। तो ये जो बीच का बचल भाग है, ये बीच का बचल भाग है, मतलब ये x2, ये x1, ये हो गया x2 माइनस x1, ठीक है। उसी तरह का ये y2, ये पूरा y1, तो ये हो गया y1 माइनस y2, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी बेटा निकालना क्या है, ये रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। हाइपोटेनियस निकालना है, हमेशा रिजल्टेंट बोलते हैं, रिजल्टेंट आगे पढ़ोगे तुम लोग। ये क्या है बेटा, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस निकालना है, ठीक है, निकालो। अच्छा बेटा, तब क्या है बेटा, एकरा के हम ज्वाइन कर लेते हैं बेटा, ज्वाइन कर लिए, क्या हुआ बाबा, गलत एक ही नहीं चल रहा है। तो बेटा यहां तक समझ में आ गया, ये क्या है बेटा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट ओवर 90 डिग्री है। तो इसको ले लिया बेटा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये होता है ना हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर एक काम करते हैं, ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। देखो यहां पर क्या किया बेटा, माइनस, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये y1 माइनस y2, y2 माइनस y1 हो गया, माइनस बाहर हो गया, उसका होल स्क्वायर बना देते तो प्लस हो गया, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ ना, ये हो गया बेटा हाइपोटेनियस इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ गया यहां तक। अगर एक पॉइंट लेते z1 और यहां पर z1, तो यहां पर कितना आ जाता, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो यहां तक हो गया टोटल फॉर्मूला बेटा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, यहां इसको यूज करके प्रॉब्लम बनाते हैं। देखो तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, देखो बेटा, लेट अस, ठीक है। अच्छा ठीक है, प्रॉब्लम बनाने से पहले थोड़ा सा ठीक, वेक्टर को लिखने का तरीका, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन तो बताया था कैसे लिखते हैं, ठीक है। जब बेटा ये एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये जेड एक्सिस होता है, और यहां पर एक पॉइंट P इक्वल टू x1 y1 z1 होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या किया जाता है, इस पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं, इसको आर वेक्टर सोचो बोलते हैं, कि और ए वेक्टर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें x1 y1 z1 है ना, वो आई कैप जे कैप एंड के कैप, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट के लिए लिया गया है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये होता है रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका। तो ये हो गया एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। उसी टाइप का जितना वेक्टर आएगा उसी टाइप का लिखेंगे, x1 आई कैप y1 जे कैप z1 के कैप। आई कैप x एक्सिस के लिए, जे कैप y एक्सिस के लिए, इसको आई, इसको आजा, मतलब तुम लोग नाना बोलते हो, और ये के कैप कुछ भी है, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से चाचा को बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई कैप जे कैप के कैप, ये ए वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसको हम लोग इस टाइप में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो अभी बेटा समझना है कि प्रॉब्लम कैसे बनाया जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाने के लिए क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए वेक्टर मूव्स
फ्रॉम ए पॉइंट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट P1 इक्वल टू 4 2 3 टू P2 3 2 1, ठीक है, 4 2 3 टू 3 2 1 3 2 1 है ना, P1 टू P2 बाय ए फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। देन फाइंड द वर्क डन। समझ में आ रही है कि नहीं? इसका मतलब सबसे पहले बोल रहा है एक पॉइंट P1 से दूसरा पॉइंट P2, तो ये तो हो गया इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस, और इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग को पता है कि वर्क डन निकालने के लिए, वर्क डन जो होता है ना, वर्क, उसको हिंदी में कार्य बोलते हैं, उड़िया में कार्यो बोलती, कार्यो। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब बल जितना देते हो बोड़ो इंटू दूरता, मतलब डिस्टेंस, दूर, तो जो बल देते हो इंटू जो विस्थापित होता है ना, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तुम लोग को वर्क मिलता है। तो फोर्स तो दिया है, निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सबसे पहले। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते हैं सबसे पहले। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर का रूट ओवर है, ठीक है। तो पहले इसका x2 कितना है? 3 है, एंड x1 कितना है? 4 है। तो यहां पर लिखते हैं बेटा 3 माइनस 4 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 2, z2 है, मतलब y2 है 2, y1 है भी 2, मतलब ये दोनों 2 है, तो 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है z2 है 1, z1 है 3, तो 1 माइनस 3 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर बना भी। तो ये बनेगा बेटा -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो 1 प्लस 4 का रूट ओवर इक्वल टू √5। तो ये जो बना चीज बेटा, ये √5 जो बना ना, वो बना बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ओरिजिनल ये होता है कितना 2.3 के आसपास होगा, ठीक है। तो √5 का वैल्यू 2.3 के आसपास। तो अभी वाटर निकालेंगे ना, वर्क डन तो निकालेंगे, तो वाटर इक्वल टू कितना होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है 20 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट बिना कितना मिला 2.3, तो ये हो गया कितना ना 23/10, 0 कैंसिल आउट 46 जूल, ठीक है। यूनिट सही होना चाहिए, वर्क का यूनिट कितना है, जूल है। तो ये जो कंडीशन आज तक पढ़ाया बेटा तुम लोगों को, ये डिस्प्लेसमेंट तक पढ़ाया गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तक पढ़ाया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा पोजीशन वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ लेंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है। ट्राइंगल वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, उसके बाद रिजोल्यूशन, उसके बाद बेटा फ्री वर्ड डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो यहां तक जो बताया तुम लोगों को बेटा समझ में आ गया सबको? देखो बेटा पढ़ाई को सही से लिया करो, कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है। ज्यादा दूर तक नहीं जाना है, हम लोगों को पहले कॉन्सेप्ट को सही से पकड़ना है, और उसी चैप्टर से बेटा 300 350 400 1000 तक प्रॉब्लम बनाना है। तो बेटा जो नीट का तैयारी होता है ना, तुम लोगों का इतना बेहतर हो जाएगी, तुम लोग भी नहीं समझ सकते। मतलब नीट का तैयारी करने के लिए तुम लोगों को इतना दिमाग में बैठाना है कि हर एक चैप्टर से बेटा 1000 का आसपास प्रॉब्लम बना के जाना है, ठीक है। तब जाके तुम लोगों को उस चैप्टर के ऊपर इतना ग्रिप, मतलब इतना स्ट्रांगली पकड़ आ जाएगा कि दूसरा चैप्टर तुम लोगों को उसी के हिसाब से इजी लगना लगेगा। मतलब दूसरा जो चैप्टर होगा वो भी तो एक को बिलोंग करता होगा थोड़ा बहुत ना। तो अगर एक चैप्टर तुम लोग अच्छे से पकड़ आ गया तो दूसरा चैप्टर भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो बेटा मेहनत करना मत छोड़ो, अपने हिसाब से याद रखो बेटा, मेहनत करना मत छोड़ो। तुम्हारे पास जो भी मतलब तुमको मदद करने के लिए कोई भी है, कोई भी तुम लोगों को एक मतलब दिख रहा है यहाँ से मुझे मदद मिल सकता है पढ़ने के लिए, वहां से, तो सारे चीज का इस्तेमाल करना शुरू करो बेटा। और कोशिश करो कि इतना मेहनत करोगे कि आगे जो समय तुम लोग का आने वाला है जेई का, नीट का, वो तुम लोग का अच्छे से निकल जाए बेटा, ठीक है। और इस चैप्टर से भी बहुत सारा प्रॉब्लम बनाएंगे बेटा, ढेर प्रॉब्लम बनाएंगे इसके ऊपर। और यहां तक हम लोग प्रीवियस ईयर का जो नीट का प्रॉब्लम है और जो जेई का जो प्रॉब्लम है वेक्टर के ऊपर और यूनिट डायमेंशन के ऊपर, नेक्स्ट क्लास में सोच रहे हैं कि उसको भी धीरे धीरे डालेंगे इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बेटा जरूर कमेंट करके बताना।
सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा। और अगर पीछे का वीडियो नहीं देख रहे हो तो जाके पीछे का वीडियो भी देख लो बेटा, इसको समझने के लिए। और दोस्तों को शेयर करो, उसको भी, उन लोगों को भी थोड़ा सा मदद मिल सके इस वीडियो से। बेल आइकन को क्लिक कर दो बेटा, क्योंकि जितना भी वीडियो हम पहले डालेंगे वो पहला नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है, प्लीज बेटा, कुछ करो या ना करो, कंपल्सरी इसको शेयर जरूर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।